हेलो एवरीवन, बिजनेस पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा एक बिज़नेस स्टार्ट करने का, या आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा आइडिया हो जिससे कि मैं एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकूं और उसको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ रन कर सकूं। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए हम लेके आए हैं डिफरेंट आइडियाज़ जो कि वेस्ट रिसाइकलिंग से रिलेटेड हैं, जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जिस हिसाब से ऐसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें पॉल्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहा है, और उससे रिलेटेड जो वेस्ट है वो भी दिन में दिन हमारा प्रति रेट बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें जो मेजर कंसर्न है हमारा प्लास्टिक का, वो भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है, और गवर्नमेंट उसको लेके कहीं ना कहीं एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो था उसको बैन करा, और ऐसे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्लास्टिक का ऑल्टरनेट लें या फिर कोई डिफरेंट रिसोर्सेज लें, डिफरेंट हमारे पास उसको सही से यूटिलाइज करें। इसी के साथ अगर हम देखें कि किस तरीके से जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम बात करें पेट्रोलियम का, तो किस तरीके से हम सीएनजी और जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, उसको रिसोर्सेज को हम कितना यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी डिप्लीशन लेयर होता जा रहा है और नेचर में वो डिप्लीट होता जा रहा है, जिसके ऑल्टरनेटिव में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं और हम जा रहे हैं टॉवर्ड्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो हम देख रहे हैं कि उसका ऑल्टरनेटिव भी लें, और कहीं ना कहीं हम उसको लेके आ रहे हैं एक बायो सीएनजी को, जो कि कहीं ना कहीं हमारा जो पेट्रोल का रिसोर्सेज है उसको जो कंजम्पशन है उसके रेट को कहीं ना बहुत कम करेगा, और इसी के साथ जो हम इतना सारा इंपोर्ट कर रहे थे उसको भी ये बहुत हद तक ख़त्म करेगा। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, या फिर सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो कि है हमारा बायो सीएनजी। अगर बायो सीएनजी की बात करें तो बायो सीएनजी जो बना है वो बना है दो वर्ड से, बायो एंड सीएनजी। अब यहाँ पर बायो मतलब होता है कि आपने नेचर से जो सब्सटेंस लिए हैं, या फिर हम और उसको डाइवर्सिफिकेशन अगर हम उसको और एक्सप्लेन करें तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है आप जो इसको बना रहे हैं बायोगैस से। और बायोगैस भी बनता है हमारा नेचर के जो सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वेजिटेशन जो बची होती हैं उनको यूज़ करके। तो ये पूरा सेगमेंट हो गया हमारा बायो, और हम उसको कंप्रेस करके नेचुरल गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हुआ हमारा सीएनजी। तो ये हमारा बायो सीएनजी, और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर डीजल या फिर पेट्रोल, और कहीं ना कहीं हम जो सीएनजी यूज़ कर रहे हैं उसको हम कम करने के लिए उसको हम बना रहे हैं अपना बायो सीएनजी के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि बायो सीएनजी होती क्या है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर बायोगैस क्या होती है और वो किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि बायो सीएनजी जो है वो एक एंड प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमें बायोगैस बनाना पड़ता है, बायोगैस को फिल्टर करके उसको हम कन्वर्ट करते हैं बायो सीएनजी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बायोगैस क्या है। अगर मैं बायोगैस की बात करूं तो बायोगैस जो है वो एक तरीके से मिक्सचर है और गैसेस का। और बायोगैस जो ये गैसेस होते हैं वो किस तरीके से बनती हैं, जब भी हम कोई घर पे हमारा जो ऑर्गेनिक जो मैटर है वो बच जाता है उसको हम डीकम्पोज करते हैं, या फिर हम उसको भेज देते हैं जहाँ पर बायोगैस प्लांट होता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है बायोगैस निकालने का या एक्सट्रैक्शन करने का, वो सारा प्रोसेस वहाँ पर कैरी आउट करा जाता है और वहाँ से बायोगैस बनाई जाती है। इसमें हमारा रॉ मटेरियल एक तरीके से हम बोलें कि अगर जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, नेचर का जो हमारा वेजिटेशन जो बच जाता है जलाने के लिए, जो हमारे पास क्रॉप्स बचती हैं जिसको हमने हार्वेस्ट करके निकाल के हमने जो बचा हुआ जो वेजिटेशन होता है उसको यूज़ करते हैं, और जो कहीं ना कहीं हम आगे जला रहे होते हैं उसको जलाने के बजाय हम इसको ऐसा यूज़ कर लेते हैं और बायोगैस डाइजेस्टर में या फिर चैम्बर में भेज देते हैं, जहाँ से हमारा बायोगैस एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें इस गैस के अंदर जो बायोगैस है उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन, और ये होता है सबसे लार्ज क्वांटिटी में, जिसको हम केमिकली CH4 भी कहते हैं। ये हमारा मीथेन होता है। इसके बाद हमारा आता है परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों जो बनते हैं हमारे पास, ये पूरा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसमें और भी गैसेस होती हैं लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होती हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक बायोगैस के अंदर। और जब हम इसको सीएनजी में यानी कि बायो सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हम फिल्टर आउट करते हैं इसको। और जब हमारे बायोगैस में से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड हट जाती है और जब मीथेन बचती है तो वो बचती है हमारी प्योर सीएनजी, यानी कि हमारी बायो सीएनजी। तो हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो यही होता है बायो सीएनजी का, कि किस तरीके से बायोगैस में से जो कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाएं, रिमूव करें, फिल्टर आउट करें और सिर्फ मीथेन को बचा के रखें। तो जब हमारे पास मीथेन बच जाती है
उसको हम कंप्रेस करके हम उसको सिलेंडर्स में स्टोर कर देते हैं और वही हमारे पास बनता है बायो सीएनजी। तो हम बात करें अगर बायोगैस की, तो जैसे मैंने बोला कि वो प्रोड्यूस होती है, वो होती है ऑर्गेनिक वेस्ट से, और ये एक तरीके से हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इतना स्कोप बढ़ा रही है, इतना हमें महत्व दे रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कदम है। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग इसको और जागरूक हो रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं कि हमें पास बायो सीएनजी का कितनी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आगे जो है जैसे कि हमारा पेट्रोल है या फिर जो भी नेचुरल जो सब्सटेंस थे उनको कहीं ना कहीं हम अवॉइड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं यूज़ करना, और इसी तरीके से हम इंपोर्ट भी कम करेंगे। और जैसे बायो सीएनजी जितने लोग लगाएंगे उसको गवर्नमेंट जो है वो और इनिशिएटिव करेगी और मदद करेगी और बढ़ावा देगी कि इस तरीके की चीज़ वो करें। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, मतलब क्या क्या किस तरीके से बायोगैस बनती है और उसके अंदर जो मेन रॉ मटेरियल्स या फिर हम कहें कि मेन जो इंग्रेडिएंट होता है बायोगैस बनाने का, वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर कैटेगरी में, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि जब हमने फसल उगाई और उससे हमने जो उसकी फसल से जो मेन पार्ट था उसको हमने ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया और बेच दिया बाजार में, लेकिन जो फसल के बाद बच जाता है, जो भूसा बच जाता है, उसको कहीं ना कहीं लोग जला देते हैं। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बायोगैस के अंदर, और उसको हम सप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो आप उसको बेच सकते हैं बायोगैस प्लांट्स में, वो आपको अच्छे अमाउंट में उसको खरीदेंगे और आपके पास उसकी डिमांड जो आप एज अ वेस्ट समझ रहे थे उसको आप आगे बेच सकते हैं। तो वो होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसमें हर तरीके का वेस्ट जो है वो चला जाता है, अंदर पहुँच जाता है। इसी के साथ होता है मैन्योर मतलब जो हमारे पास डिफरेंट तरीके की मिट्टी होती है, खाद होता है, उसको भी आप यूज़ करते हैं और उसको अंदर डाल के बायोगैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें म्यूनसिपल वेस्ट जो होता है, जैसे अर्बन एरियाज़ में ये बहुत मेजर कंसर्न है। म्यूनसिपल वेस्ट या फिर जो हम एमसीडी जो बात करें, वो कहीं ना कहीं जो हमारे घर से कूड़ा उठाया कचरा लेके जाते हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेट वहाँ पर डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, या फिर हम कहें कि वो कहीं ना कहीं जो कचरे हैं वो वहीं पर ओपन एरिया में पड़े रहते हैं, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, और वो किसी भी यूज़फुल नहीं रह जाते, वो और वेस्ट हो जाते हैं। तो उसको अगर हमने सही से गाइड करा, एक पूरा मैप बनाया और उसको हमने सही से उठा के एक प्लांट में पहुंचाया जहां पर बायोगैस बना रहे हैं, तो आप वहां पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं एक और बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट एक लॉजिस्टिक या फिर फ्लीट बना सकते हैं जो कि म्यूनसिपल वेस्ट का पूरा ध्यान रखे कि किस तरीके से जो हमारे पास कहीं पर स्टोर हो रहा है, जो गार्बेज स्टोर हो रहा है, उसको प्रॉपर बायोगैस प्लांट्स में पहुंचा सकते हैं या फिर डिफरेंट डाइजेस्टर्स में पहुंचा सकते हैं जहां पर ये बायो सीएनजी का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर बायोगैस को स्टोर करा जा रहा है। आप वहां पर भी इनको पहुंचा सकते हैं, इन सारे वेस्ट को। तो अगर आपने उसको भी एक आइडिया के तौर पे लिया और उससे भी एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो एक तो आपने अपने लिए बिज़नेस भी क्रिएट करा, लॉजिस्टिक बनाया, और कहीं ना कहीं आपने नेचर का भी हेल्प करा कि आपने पूरा क्लीन रखा है, सिटी को भी क्लीन रखा हुआ है। तो उस तरीके से आप इसको एज अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। इसके साथ हमने अलग वेस्ट देखें तो वो होता है प्लांट मटेरियल। प्लांट से जो मटेरियल जो हमारा वेस्ट बचा है या फिर जो लीफ कहें जो बच गई है, ड्राई हो गई है, और सब जो टहनी वहनी टूट गई हैं, उन सबको भी यूज़ कर सकते हैं बायोगैस बनाने में। इसके बाद जो होता है फूड भी एक बहुत मेजर कंसर्न है। हमने पार्टी में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो हमारे पास जो जितना रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा ही हम लेके चलते हैं, एक बजट लेके चलते हैं, और कहीं ना कहीं वो फूड जो है वो एक अमाउंट के बाद ख़राब हो जाता है। इतने लोग जो होते हैं वो जो प्लेट्स में लिए खाना उसको भी वेस्ट के तौर पे फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, और उसको भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हम ओपन एरिया में कहीं ना लोग फेंक देते हैं। अगर उसको भी यूज़ करा आपने और उसको आपने प्लांट में पहुंचाया तो आप बायोगैस उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा वो बहुत अच्छा सोर्सेस है जिससे कि बायोगैस जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की आपको मिलेगी। इसके साथ ही जो सीवेज का होता है, सीवेज वेस्ट जो होते हैं वहाँ पर भी आप देखते हैं किस तरीके से जो सीवेज में इतने सारे कूड़े कचरे रहते हैं, उसको भी आपने अगर उठा के बायोगैस बनाएंगे और उसमें बायोगैस प्लांट में पहुँचा सकते हैं तो वहाँ पर भी इसको अच्छे से यूज़ करा जाता है। इसके साथ आप देखेंगे ग्रीन वेस्ट जो होता है कि जो हमारा पेड़ से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, जो हमारे पत्ते गिर रहे हैं, सूखे पत्ते गिर रहे हैं, टहनी हो गई, वो सारा ग्रीन वेस्ट, या फिर जो हमने लॉन में हमने घास काटी, वो जो घास बची है उसको भी जो पत्ते गिरे हैं उनको जलाने के बजाय आप उनसे बायोगैस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सारे जो है मेजर कंसर्न है, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं
किसी भी बायोगैस, एक अच्छी बायोगैस बनाने के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि बायोगैस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अब देखेंगे कि बायोगैस आखिर बनाया कैसे जाता है, या फिर हम देखेंगे कि बायोगैस के आगे जो प्रोसेस होता है बायो सीएनजी को एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, जो कि ये सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, जैसा हमने डिस्कस करा। सबसे पहला आ गया अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मड हो गए, या फिर शुगर केन का जो हमारा जो शुगर केन होती है वो भी हम अगर कहीं शुगर प्लांट में भेजा है हमने शुगर केन को, तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस निकाल के उसको जो वेस्ट जो बचता है, बगास जो बचता है, उसको वो फेंक देते हैं या फिर कहीं ना कहीं जला देते हैं। लेकिन अगर उसको भी आप यूज़ करें और उसको आप पहुँचाएँ बायोगैस प्लांट में, तो आप उसको एक बहुत अच्छा सोर्सेस है और एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है वो बायोगैस प्लांट बनाने के लिए, बायोगैस को बनाने के लिए। इसी के साथ जो लाइव स्टॉक वेस्ट है, जो कि बहुत मेजर हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे कि काऊ डंग हुआ, जो भी हम अगर बात करें हिंदी में तो गोबर कहते हैं जिसको, वो भी एक बहुत अच्छा रिसोर्सेज है बायोगैस, एक अच्छी बायोगैस बनाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अगर आप इसको फार्मर से आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि वो भी कलेक्ट करके इनको बायोगैस प्लांट में भेजते हैं, पहुंचाते हैं। इससे उनको भी अर्निंग होती है और आपका भी एक प्लांट जो है सक्सेसफुली रन होता है। इसके साथ ही हम देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा फसल निकालने के बाद जो बचता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं बायोगैस बनाने के लिए। इसके बाद जो वेस्ट वाटर होता है, सीवर वाटर होता है, उसको भी आप यूज़ करते हैं, और फूड वेस्ट जो होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल हैं, जो भी रॉ मटेरियल जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि ऑर्गेनिक डिकम्पोज हो सकता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं बायो सीएनजी के अंदर। और फिर हमारा सबसे पहला प्रोसेस ये हुआ, हमने सारे रॉ मटेरियल एक्वायर करे। इसके बाद हम इसको भेजते हैं एक डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर जो होता है, ये होता है डाइजेस्टर होता है, पूरा शेप होता है, ये काफ़ी बड़े अमाउंट में होता है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे ये एक तरीके से ढक्कन है ऊपर, और नीचे जो है वो है कंटेनर, और इसको हम कहते हैं एक डाइजेस्टर है जो कि है एनारोबिक डाइजेस्टर। अब एनारोबिक और एरोबिक, ये दो तरीके के डाइजेस्टर होते हैं। तो एरोबिक जो होता है वो होता है एयर की प्रेजेंस में, लेकिन जो एनारोबिक होता है, जो कि मेजर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोगैस बनाने के लिए, वो होता है एनारोबिक डाइजेस्टर। अब एनारोबिक मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। तो जब एयर जब या फिर हम कहें ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें हम ये सारे रॉ मटेरियल्स को डालते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको हम डाइजेस्ट करवाते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स या फिर डिफरेंट बैक्टीरिया के थ्रू। अब वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। इसके अंदर जो हमारा ये सारा रॉ मटेरियल गया, काऊ डंग गया, वेस्ट गया, सीवर वाटर गया, फूड गया, उन सबको वो खाते रहते हैं, और उसके पास ये केमिकल एक्सट्रीट करते रहते हैं, जिससे कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस बनती हैं, और उस गैसेस को हम स्टोर करके आगे सप्लाई करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, और फिर उसको सीएनजी बनाते हैं। तो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर मेजर जो हमारा एक मशीन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मेजर जो कंटेनर है या फिर डाइजेस्टर है, पार्ट है बायोगैस का, वो होता है हमारा एनारोबिक डाइजेस्टर। अब इसके ऊपर जो डॉम शेप बना हुआ है, यहाँ पर भी क्या होता है कि सबसे पहले जो नीचे सॉलिड पार्ट है या फिर जो हम कहेंगे स्लरी होती है, वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये मान लीजिए हमारा कंटेनर हुआ, और उसके ऊपर का ये डोम। तो हमारे पास जो स्लरी है वो सारी यहाँ पर आ जाती है, जिसमें हमने अच्छे से मिक्सिंग कर रखी होती है स्टिरर के थ्रू। यहाँ पर हमारा सारा पार्टिकल जो फूड होता है, वेस्ट होता है, ये सब एक ऐसा स्लरी के फॉर्म में हो जाता है, और वो सब यहाँ रहता है। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसको रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको खाते रहते हैं और एक्सट्रीट करते रहते हैं डिफरेंट गैसेस। और वो गैसेस जो होती हैं, वो गैसेस हमारे पास ऊपर से जाके वो कहीं ना कहीं ऊपर उठती हैं, और गैसेस लाइट होने की वजह से वो सारी इसमें कलेक्ट हो जाती हैं। और इस वजह से जो होता है, एक तरीके से यहाँ पर हमारा सप्लाई गया रॉ मटेरियल्स का, वो मिक्स हुआ, पूरा एक स्लरी बनाया, और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पर हमारा डिफरेंट फ्यूम्स बनते जाते हैं, गैसेस बनते जाती हैं, और इसको हम पूरा ये गैसेस चैम्बर कलेक्ट हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद गैसेस कलेक्ट हो जाने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बायोगैस बनाते हैं, और एक हम उसको डाइजेस्टेड बनाते हैं। अब बायोगैस जो बना वो तो आपको पता है किस तरीके से यूज़ करा हमने। बायोगैस जो बना उसको हम यूज़ कर सकते हैं हीट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप कहेंगे कि बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बायोगैस हमारे पास जो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, मेन जो हमारा पार्ट होता है वो होता है टरबाइन को रोटेट कराना, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है जनरेटर से। अगर मैं एक जस्ट एन ओवरव्यू दूँ तो किस तरीके से जो हमारा अगर टरबाइन को कहें या फिर और हमारा जो जनरेटर कहें,
तो उनका शाफ्ट होता है। और मेन अगर आपने टरबाइन को रोटेट करा दिया तो जनरेटर भी रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो वो एक स्पेसिफिक अलग पार्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमने बायोगैस को किस तरीके से यूज़ करा। बायोगैस को हमने हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करा और वहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ करा। हीटिंग के लिए हम बात करें कि जैसे हम जो अभी एलपीजी यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हम बायोगैस को भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि गांव में लोग इसको अवेयर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अब खाना बना रहे हैं वो बायोगैस को स्टोर करके और उससे हीट प्रोड्यूस करके उसके चूल्हे पे या फिर उससे ही हम आग जला रहे हैं और उससे खाना बना रहे हैं। इसी तरीके से जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है जब ये स्लरी जो होती है सॉलिड फॉर्म में बन जाती है या फिर जब इसको एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल देते हैं जो हमारा, और उसके बाद इसको स्टोर करते हैं, तो ड्राई करते हैं, सूखा बनाते हैं, तो वो सब एक इम्पॉर्टेंट खाद का बना रहता है। क्योंकि सारा चीज़ ऑर्गेनिक है तो वो सारा एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, मतलब खाद के लिए, सॉइल के लिए, लाइफ स्टॉक बेडिंग के लिए। और इसका एक बहुत अच्छा यूज़ होता है, वो होता है हमारा बायोमास ब्रिकेट का, जिसको हम आगे बताएंगे किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं। और अब हमारा तो मेन एम था वो तो है बायो सीएनजी। तो बायोगैस हमें यहाँ मिल गई। अब बायोगैस से हमें क्या होता है कि जैसे मैंने बात करी थी, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लेते हैं तब हमारे पास बनता है मीथेन, या फिर हम कहें उसको बायोमीथेन, क्योंकि बायो से बना हुआ है। तो अब जब हमारे पास बायोमीथेन बचा, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल या फिर हमारा एज अ गैस ग्रिड के लिए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से हमने रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद हमने इसको पूरा एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला, स्टोर करा, वहाँ से हमने डिफरेंट इसको जो गैसेस बनी वहाँ पे कलेक्ट करा, उसके बाद हमने बायोगैस बनाया, डाइजेस्टेड लिया और उसको बायोगैस को यूज़ करा हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट के लिए, और उसको हमने आगे प्रोसेस करा, बायोमीथेन करा और हमारे पास फ्यूल बना। और फ्यूल के साथ हमने जो हमारा जो बायो सीएनजी है वो बना और उसके साथ हमने गैस ग्रिड में भी इसको यूज़ करा। तो इस तरीके से एक पूरा ओवरव्यू है कि आपने कैसे कैसे पूरा एक बायो सीएनजी को बनाया, प्रोसेस करा। अब जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से बायोगैस को बनाया जाता है, और अगर मैं बात करूं बायोगैस बनाने में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है हमारा डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर के बारे में हम देखें कि किस तरीके से डाइजेस्टर होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो पहला है हमारा वो है इनलेट पोर्ट। यहाँ जो इनलेट पोर्ट है यहाँ पर हमारा सारा रॉ मटेरियल्स होता है, जो भी हमारा कावडंग होता है या फिर जो मतलब गोबर होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो सारा जो जाता है इसके थ्रू यहाँ पर आता है इनलेट। और इनलेट आने के बाद ये हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा कंटेनर, यहाँ पर आके वो नीचे स्टोर हो जाता है। और ये पूरा उसका लेवल है जो कि हमारे मटेरियल पे डिपेंड करेगा और हमारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटी पे, कि कितना आप इसको बनाना चाहते हैं। और एक सर्टेन क्वांटिटी होती है कि इतने रेशियो में इतना अमाउंट ऑफ आपको बायोगैस मिलेगा। तो उस हिसाब से आप पूरा उसको मेजर करते हैं और आप उसी हिसाब से रॉ मटेरियल को इनपुट करते हैं इसके अंदर। तो जैसे आपने रॉ मटेरियल को डाला और आपके पास देखेंगे कि ये पूरा एक स्लरी फॉर्म में होता है, जो कि सेमी लिक्विड स्टेट में मतलब लिक्विड स्टेट में होता है, एक पूरा स्लरी फॉर्म में बन जाता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से इसका एक डाइवर्जन होता है जो कि जाता है हमारा डाइजेस्टेड में, जो कि एक एक्सपेंशन चैम्बर होता है, जहाँ पर अगर मान लीजिए कभी ये ओवरफ्लो भी हो जाता है तो फिर यहाँ पर हम इसको आगे डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ एक्सेस होता है वो हम यहाँ से उसको पूरा लेते हैं, या फिर हम उसको कहें कि ये एक तरीके से हमारा एक्सेस एरिया है, मतलब यहाँ से हम इसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ हमारा पूरा आउटलेट होता है। और जो हमारा बायोगैस बनता है वो बनता है यहाँ से पूरा, जैसे मैंने बोला था, जो फ्यूम्स होते हैं, जो गैस होती है वो ऊपर उड़ते हुए जाती है और ये जाती है हमारे इस पाइप के थ्रू, यानी कि जो हमारा बायोगैस पाइप होता है। और ये पूरा जो एरिया होता है वो पूरा सील होता है ताकि कहीं से भी गैस जो है वो लीक आउट ना करे। तो ये पूरा एक डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का स्ट्रक्चर है। वहाँ पर इसका इनलेट पोर्ट होता है, यहाँ पर इसका डाइजेस्टेड के बाद इसका आउटलेट पोर्ट निकलता है, और अब ऊपर जो डोम शेप बनी हुई है वहाँ पर हमारा बायोगैस का पाइप होता है, जहाँ से हम ऊपर उसको आगे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और स्टोर कर देते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हमने बायोगैस को बनाया, और अब हम ध्यान देते हैं कि किस तरीके से बायोगैस को कन्वर्ट करते हैं हम बायो सीएनजी में, और हमारा जो यूज़फुल जो हमारा मैटर है उसमें हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बायो सीएनजी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला था उसमें हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यही होता है कि इसमें ब्रेक डाउन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो एनारोबिक प्रोसेस होता है डाइजेस्टर के अंदर, अगर ऑक्सीजन के साथ हुआ ये, तो ऑक्सीजन के साथ तो वो रिएक्ट कर जाएगा और हमारे कभी भी बायोगैस नहीं मिल पाएगी। जो हमारा मीथेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा।
और मीथेन जो होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हमें उसको कॉन्स्टिट्यूएंट को मिलता है, इसलिए हम उसको पूरे डाइजेस्टर को ऐसा बनाते हैं कि वो उसमें कहीं भी हम ऑक्सीजन का जो पेनिट्रेशन है वो ना हो पाए, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही उसको पूरा प्रोसेस जो होता है वो कैरी आउट करते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे जो हमारा जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम पूरा फर्दर आगे प्रोसेस प्योरीफाई करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारा बायोगैस बना, उसमें जो मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो जब हम उस पूरे को फिल्टर आउट कर देते हैं, जो हमारा मीथेन बचता है उसको हम कहते हैं बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि बायो CNG। इसी के साथ अब इसके जो हमारी जो हम अगर कंपेयर करते हैं हमारा जो नॉर्मल CNG होता है उसके साथ कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं एक सिमिलर होता है हमारा नेचुरल गैस से। इसके कंपोजिशन और इसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं लगभग सेम ही होती हैं, और उससे अच्छा भी इसको माना जाता है क्योंकि ये एक तरीके से हमारा क्लीनर ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड अगर बात करें। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की अगर हम बात करें तो उसको तो हमें पेट्रोलियम पूरा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, इतना कॉस्ट उसको लगाना पड़ता है, फिर उसको हम कहीं ना कहीं हम इम्पोर्ट ही करते हैं इंडिया में अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम इसके बात करें बायो CNG, अब हमारे पास देख सकते हैं कितने खेत हैं, कितने किसान लोग हैं, कितने गाय हैं, उनको हम पूरा काउडंग लिया और उसको हम पूरा होम पे ही अपने घर के पास, मतलब हमारा इंडिया के अंदर ही बायो CNG को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंपोर्ट जो हो रहा है इतना पैसा जो उसमें लग रहा है उसको सेव कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आपने बायो CNG प्रोसेस स्टार्ट करा, उसका बिजनेस स्टार्ट करा, तो आप किस किस एरिया में इसको टारगेट कर सकते हैं या फिर क्या स्कोप है। अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो इंडिया में बायो CNG का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किस तरीके से हम देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट लिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं डिक्लेयर करा है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, हम जो पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, जो हम डीजल यूज़ कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक मिनिमाइज़ करेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हम इसको फर्दर यूज़ नहीं करेंगे। डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, और हमारे पास जो कार्स बची हुई हैं, जो जिन पे एक्स्ट्रा माइलेज चाहिए और एक्स्ट्रा उसमें केयर चाहिए, वहाँ पर हम जो पेट्रोल और डीजल की जगह हम यूज़ करेंगे बायो CNG। तो आप आज अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, आप इसको डेफिनेटली एक बहुत अच्छे मुकाम पे पाएंगे, और जितना आप जिसको जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, और आपको इस पर भरोसा यानी कि ट्रस्ट मिलेगा कि हाँ, आप इतने लंबे समय से हैं तो आप ज़रूर एक कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, और आपके पास जो इसका पूरा रिसोर्सेज है यानी कि बायो CNG का जो प्लांट है वो एक अच्छा खासा आप यूनिट रन करा सकेंगे। इसके साथ ही हम बात करें कि हम इसको क्यों इतना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से रिप्लेसमेंट है पेट्रोलियम गैसेस का, और उसको हम कहीं ना कहीं बायो CNG को हम इसको जो खाने पे जो LPG जो गैस होती है उसमें भी कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और बायो CNG यानी कि ऑर्गेनिक से बना के हम CNG को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उससे हम उसको LPG को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और जो हमारा पेट्रोलियम डीजल है उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि आप डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला यूज़ आप देख सकते हैं कमर्शियल्स में। कमर्शियल्स मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या फिर जो होटल्स होते हैं, कैंटीन्स होती हैं, जहाँ पर इतना अमाउंट में हमेशा चाहिए होता है कि खाना कुछ ना कुछ बनना चाहिए, तो वहाँ पर आप इस गैस को प्रोवाइड करा सकते हैं। और डिफरेंट आप बेकरी स्टोर में, रिजॉर्ट्स में, या फिर जहाँ पर भी कहीं खाना बन रहा है या फिर जो फूड स्टफ से रिलेटेड कोई चीज़ है, वहाँ पर आप इस पूरे कमर्शियल के सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अपना बायोगैस या फिर बायो CNG सप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं इंडस्ट्री में बात करूँ तो आप जहाँ पर ग्लास और सिरामिक्स बनाते हैं वहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, गैस की रिक्वायरमेंट होती है। मेटल प्रोसेसिंग हो गई, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गई, इन सब जगह पे कहीं ना कहीं गैस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो आप ग्रिड से जो लोड आ रहा है उससे जो गवर्नमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हैं उसमें कटौती करेंगे, और कहीं ना कहीं आप 30-50% का मार्जिन रेशियो ले सकते हैं, और आप इसको पूरा स्टार्ट करके उसको जो गैस हो रही है वहाँ से जो आप बिजली बना रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री को रन करने के लिए और डिफरेंट प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। इसी के साथ डिफरेंट जो ऑटोमेटिव सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने बात करा बायो CNG का, बायो CNG एक मेजर कंसर्न हम आप जो ले रहे हैं, और इसके साथ अगर आपने बिज़नेस को स्टार्ट करा तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच जाएंगे। अब हम समझते हैं, देखते हैं कि किस किस तरीके से इंडिया में कितना ग्रोथ हो रखा है और कितना इसको रिक्वायरमेंट है और बढ़ने का। अगर मैं बात करूँ बायो CNG का, तो किस तरीके से ये डेटा दिखा रहा है आपका 2018 का, फैब 2018 में आप किस तरीके से पूरा डेटा देख सकते हैं। जो हमारा वाई एक्सिस है वहाँ पर देखेंगे कितना kg पर डे बन रही है बायो CNG, और जो यहाँ पर पूरा नंबर जा रहा है 0 से लेके 18,000 kg पर डे तक। और इस एक्सिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पर है नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स खुल रखे हैं, जो कि 0 से 6 तक है।
और नीचे जो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग करूँ मैं लेता हूँ तमिलनाडु की, तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर हम बात करें कितने प्रोडक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है 400 kg पर डे का। और वहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लांट्स आप देखेंगे तो सिर्फ एक प्लांट ही पाया गया है। इसी तरीके से आप बीच में अगर कहीं उठाते हैं, आप ले लीजिए राजस्थान का, तो राजस्थान में आप इसकी जो कैपेसिटी है वो है 4024 kg पर डे की, और नंबर ऑफ़ प्लांट जो है वो 3 हैं। और महाराष्ट्र में देखें आप, महाराष्ट्र में जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो देखिए 16,659 है, और प्लांट्स जो है वो 5 है। तो मतलब अभी ये बाइनरी डिजिट्स में ही है नंबर ऑफ़ प्लांट्स। और अगर आप देख सकते हैं कि कितना इसमें गैप है, और अगर आप इस पूरे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप इस गैप को फुलफिल कर पाएंगे। और जितने जल्दी आप इसको स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपके लिए ये पूरा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और आप देख सकते हैं कि कितना जो आप ये पूरा एक ब्रिज है बिटवीन द जो हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है जो बायो सीएनजी को चाहता है कि बायो सीएनजी आए, और जिनको अभी पास उतनी डिमांड है लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आप इस डिमांड को पूरा फुलफिल कर सकते हैं अगर आप भी एक प्लांट इसको स्टार्ट करेंगे तो आइए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से हम बायोगैस को बायो सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, और एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से हम अपने पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था, हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि हमारा पूरा फूड वूड हुआ या फिर जो हमारा कूड़ा कचरा बचा हुआ है ऑर्गेनिक, उसको हमने लिया। डिफरेंट एनिमल्स से हमने काउडंग्स लिया, जो हमारे काउज हो गई, हॉर्सेस हो गया, उनके जो डंग्स होते हैं उनसे हमने काउडंग को लिया। एनर्जी जो क्रॉप्स जो होती हैं उनको हमने यूज़ करा, और इस सबको हमने एक पूरा फीडिंग मिक्सचर में डाला। ये आप देख सकते हैं फीडिंग मिक्सचर है। यहाँ पर एक तरीके से हम इसको पूरा शेड आउट करते हैं जो भी बचा हुआ होता है, और उसको हम फीडिंग मिक्सचर में डालते हैं। और इसके लिए हम डिफरेंट एरिया से जब हमें कलेक्ट करना होता है, काउडंग कलेक्ट करना होता है, एनर्जी क्रॉप्स ये सब कलेक्ट करना होता है, तो हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा ट्रांसपोर्ट है। और ये जो हमारा फीड है, यानी कि जो हमारा पूरा रॉ मटेरियल्स है, एक तरीके से उसको पूरा फीड ले रहा है और फीडिंग मिक्सचर में डाल रहा है। यहाँ पर जैसे हमने फीडिंग मिक्सचर लिया, फीडिंग मिक्सचर से ये जाता है सीधा डाइजेस्टर में, और डाइजेस्टर में जो एक्सेस बच जाता है वो ज़्यादा लिक्विड स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और आगे ये दोबारा इसमें चला जाता है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से डाइजेस्टर से होता हुआ, डाइजेस्टर में हमारा गया, यहाँ पर हमारा एनारोबिक प्रोसेस जो था विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर कैरी आउट हुआ, वहाँ से हमने बायोगैस बनाया। और बायोगैस जैसे बना, तो बायोगैस बनाने के लिए अब हमारे पास हमें बायो सीएनजी में जाना है, तो उसको हमें बायोगैस को प्योरीफाई करना होगा, यानी कि फ़िल्टर आउट करना होगा। और उसके लिए हम इसको भेजते हैं, पूरा एक अलग से प्रोसेस होता है, पूरा एक सेक्शन होता है जो कि होता है बायो सीएनजी प्योरीफिकेशन सिस्टम। अब बायो सीएनजी प्योरीफिकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं डिफरेंट साइलोज होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पर एक प्रोसेस होती है स्क्रबिंग की, और डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं और हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड था उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट तरीके होते हैं प्योरीफिकेशन सिस्टम में, जहाँ से हम इसको इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और जो हमारा यूज़फुल होता है मीथेन उसको हम आगे सप्लाई करते हैं। और जैसे ही हमारे पास ये पूरा प्योरीफिकेशन हो जाता है, इसके बाद हम इसको आगे भेजते हैं। अगर हमने जैसे मीथेन पा लिया तो हम इसको बायो सीएनजी कंप्रेसर, यानी कि जो हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है या फिर सिलेंडर जो बॉक्स होता है, उसमें हम जब गैस भर रहे होते हैं तो वो कंप्रेस होकर भरती है, और उस कंप्रेस को करने के लिए हमारे पास चाहिए होता है बायो सीएनजी कंप्रेसर। तो यहाँ से जैसे हमने मीथेन को प्योरीफाई कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया, तो हम इसको कंप्रेस करते हैं और आगे अपने सीएनजी फिलिंग स्टेशन में स्टोर करते हैं। अब बात हुई जो बचा हुआ हमारा सीएनजी जो गैस था हमारे पास, जो इतनी बायो सीएनजी बची हुई है, उसको हमने भेजा डिफरेंट हाउस होल्ड्स में। वहाँ पर हमने यूज़ करा कनेक्शंस में खाना बनाने के लिए, जहाँ हम अभी एलपीजी यूज़ करते थे अब हमने बायो सीएनजी यूज़ करना लग गए, और इसको हमने डिफरेंट घर में पहुँचा दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करी। तो एक ही हमारा रिसोर्सेज था जो कि हमारा वेस्ट था, ये पूरा वेस्ट है ये सारा, लेकिन उस वेस्ट से हमने देखिए कितना सारा हमने यूज़फुल चीज़ें बनाई। सबसे पहले हमने बायो सीएनजी बना लिया, उसके बाद हमने घर में जो गैसेस यूज़ होते थे, फ्लेम्स यूज़ होते थे खाना बनाने के लिए, उसको यूज़ करा। इसके बाद हम इसको यहीं नहीं रुके, बल्कि हमने इसको मोटर के जरिए और जनरेटर के जरिए हमने इसको कन्वर्ट करा पूरी इलेक्ट्रिसिटी में, और उसको ग्रिड के थ्रू सप्लाई करा डिफरेंट हाउस होल्ड्स में। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेस्ट से हमने पूरा इसको कन्वर्ट करके एक पूरे बायो सीएनजी को यूज़ करा और डिफरेंट सेक्टर्स में इसको प्रोवाइड करा। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से ये हमारा जो बायोगैस होता है वो प्रोड्यूस होता है। थोड़े से केमिकल्स के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा बायोगैस होता है वो सबसे पहले जो होता है इसमें 4 जो होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, वो किस तरीके से बनाया जाता है। और सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, फिर होता है हमारा एसिडोजेनेसिस रिएक्शन,
और इसके बाद होता है हमारा एसिटोजेनेसिस रिएक्शन, और उसके बाद होता है हमारा मेथनोजेनेसिस रिएक्शन। इसमें जो लास्ट प्रोसेस होता है, सबसे पहले प्रोसेस जो होता है, उसके बाद हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है फिल्टर आउट होते होते हमारा लास्ट में मीथेन बनता है। और वो किस तरीके से होता है, अगर हम देखें हमारा सबसे पहला प्रोसेस जो था वो था हमारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस या फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये जो होता है वो होता है हमारा सबसे पहला रिएक्शन एनारोबिक डिकम्पोजिशन में, यानी कि जब उसको डाइजेस्टर में डाला होता है हमारा जो रॉ मटेरियल्स होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनमें जो पॉलीमर्स होते हैं, उन पॉलीमर्स का जो होता है वो हमारा जो होता है वो कन्वर्जन होता है पॉलीमर्स से मोनोमर्स में। यानी कि अगर मैं बात करूँ, पॉलीमर्स जो होते हैं डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक फूड्स में होते हैं या फिर वेजिटेशन में होते हैं, वो उनका जो कन्वर्जन होता है वो होता है मोनोमर्स में, मतलब पॉलीमर्स से वो मोनोमर्स में बनते हैं। और शुगर और फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, इन सब में वो टूट जाते हैं और ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद उनका हाइड्रोलिसिस जो होता है वो सीक्रेट होने लगता है और एनवायरनमेंट में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इससे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब दूसरा रिएक्शन जो होता है वो होता है हमारा एसिडोजेनेसिस रिएक्शन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये होता है हमारा एक फर्मेंटेशन स्टेज, जहाँ पर हमारा जो एक प्रोसेस, जो हमारा एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको हमने नाम दिया होता है एसिडोजेनेटिक बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन को पूरा करते हैं। एक तरीके से वो क्या करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हाइड्रोलिसिस के, जो हमने हाइड्रोलिसिस पहले रिएक्शन हुई, हाइड्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट बने, जो उससे बना, उनको ये डिग्रेड करते हैं। और ये डिग्रेड करके हमारे पास क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा एल्कोहल्स बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं, फैटी एसिड्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और एसीटेट्स बनाते हैं जो कि H2 और CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में होते हैं। और हमारा एसीटेट जो होता है वो होता है CH3COOH, उसको हमने यूज़ करा, उससे हम आगे मीथेन बनाते हैं फिर, और फिर हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेस, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बचते हैं हमारा एसिडोजेनेसिस रिएक्शंस में। इसके बाद अगर हम देखें, हमारा जो तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है एसिटोजेनेसिस रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना था हमारा जो इससे पहले वाले रिएक्शंस में, उससे ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एसीटेट को और हमारे मिथाइल कंपोनेंट्स को, कंपाउंड्स को। तो जो हमारा एक तरीके से जो एसीटेट था, जो हमारा CH3COOH था, उसको में से हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया था, मीथेन को एक्सट्रैक्ट करता है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अलग करके हमें पहुंचाता है, हमें देता है। ये होता है हमारा एसिटोजेनेसिस रिएक्शन। तो यही कह रहा है कि ये हमारा जो एसीटेट होता है उसको, मिथाइल कंपाउंड्स को, इनको रिड्यूस करता है और हमारे इसमें प्रोसेस में वो मिलता है हमें CH4 और CO2 में। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस हुआ था, यानी कि आखिरी रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी मेथनोजिक रिएक्शन जो होती है। उसमें क्या होता है कि एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस पूरे हमारे इसमें मेथनोजेनेसिस रिएक्शन में, और ये होता है हमारा डिफरेंट मेथनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है मीथेन गैस में और डिफरेंट गैस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो मेन, या फिर हम कहें ये टॉक्सिक गैस होती है, और इसका रिमूवल जो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आगे हम यही देखेंगे कि अभी तक हमारे पास जब ये 4 रिएक्शन हो जाती हैं, जब डाइजेस्टर में ये 4 रिएक्शन होती हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो यही बचते हैं, CO2 बचते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बचता है और हमारे पास ये मीथेन बचता है। लेकिन ये तीनों आपस में मिक्स हुए होते हैं। तो अब जो हमारा पूरा प्रोसेस ध्यान है वो है कि हम किस तरीके से इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं और सिर्फ इसको रखें। तो आगे जो हम प्रोसेस देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हाइड्रोजन सल्फाइड को हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिल्टर आउट करते हैं। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो जैसे मैंने बोला था कि ये बहुत पॉइजनस भी होती है और कोरोसिव भी होती है। जो भी हमारा, अगर ये हमने इसको ऐसे डायरेक्ट सप्लाई करा तो जो हमारे डिफरेंट पाइपिंग और उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रस्टिंग आएगी और कोरोजन आ सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंट रही अगर हमारे इस बायोगैस में, तो फिर कहीं ना कहीं वो कैलोरीफिक वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाए। और अगर मैं इस प्रोसेस को देखूँ किस तरीके से ये रिमूव करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा बायोगैस जो है वो एंटर कर रहा है, और ये एक स्पेशल चैम्बर होता है जहाँ पर हमारा एक मेम्ब्रेन बनी होती है, या फिर हम कहें कि हमारा जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इस बेड के अंदर, इसको हम कहते हैं फिल्टर बेड। और यहाँ पर जैसे हमने बायोगैस लिया, यहाँ पर हमारे पास बायोगैस स्टोर हुई, और इससे जब ये पास होती हुई जाती है तो आगे जो हमारे पास आगे हमारा जो फिल्टर आउट होके बनता है वो बनता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड फ्री बायोगैस। मतलब हाइड्रोजन जो सल्फाइड होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो हमारे पास बचती है वो बचती है हाइड्रोजन सल्फाइड की बायोगैस।
तो अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करा जाता है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में यही फ़र्क होता है कि जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, या फिर अगर मैं बात करूँ, जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो वो होता है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ जो होती है वो पूरा सोख लेता है, पूरे अंदर तक चले जाता है सरफेस के। लेकिन अगर मैं बात करूँ एडजॉर्प्शन की, तो वो होता है हमारा जब हमारे आउटर सरफेस पे ही उसको एडजॉर्प्शन करना पड़े या पूरा अंदर ना जा पाए, तो वो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे कि एक बार हम इसको हाई प्रेशर से देते हैं और एक बार हम इसको प्रेशर लो कर देते हैं, जिसके थ्रू जब हम मेम्ब्रेन के या फिर अब जब हम कहें कि इसके थ्रू हम पास कराते हैं, तो जो हमारा CO2 होता है वो हमारा एड्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे, और उससे हमारा जो बायोगैस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और CO2 जो होते हैं वो अलग हो जाती है। इसीलिए इसमें दिखा रखा है कि किस तरीके से एक सरफेस के अंडर एलिवेटेड प्रेशर देते हैं, और एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो होता है उसमें एक्टिवेटेड कार्बन या फिर हम कहेंगे जियोलाइट्स, ये जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये एक एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पे ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो बची हुई गैस होती है उनको आगे भेज देता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में कि किस तरीके से हमारा जो सबसे पहले रॉ गैस गई, वहाँ पर हमारे पास H2O सेपरेटर हुआ सबसे पहले, फिर उसको हमने कंप्रेस करके आगे भेजा गैस ड्राइंग होने के लिए। उसके बाद हमने H2S निकाला, जिसको हम डीसल्फराइजेशन कहते हैं, और उसके बाद हमने भेजा इस पूरे प्रोसेस में, जहाँ पर कभी एब्जॉर्प्शन हुआ है, पहले सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसके पास डीप्रेशराइज करा, हमने पहले प्रेशराइज करके फिर इसको डीप्रेशराइज करा, फिर हमारे पास डिजॉर्प्शन हुआ, इसमें से रिमूव हुआ, और फिर हमने उसको प्रेशराइज करा। और इस प्रोसेस को जब ये डिफरेंट प्रोसेस होता रहता है, एक तरीके से एक साइकिल बन जाती है, तो हमारे पास जो होता है वो गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, और आगे जो हमारे पास जो गैस बचती है वो बचती है हमारी अपग्रेडेड बायोगैस। और जो हमारा पास एक्चुअल में अब जो CO2 था वो हमारे पास रिमूव हो गया, और प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस से हमने एक अपग्रेडेड बायोगैस को प्राप्त कर लिया होता है। इसके बाद जब दूसरी टेक्निक देखते हैं, PSA जो पहली टेक्निक थी, उसके बाद हमने दूसरी टेक्निक थी वो थी हमारी वाटर स्क्रबर सिस्टम। अब स्क्रबर मतलब जैसे हमने देखा कि इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास देखते हैं कि डिफरेंट जो सॉल्यूशन रेट होता है, या फिर जब हम कहें कि सॉल्विंग का जो रेट होता है वो होता है डिफरेंट। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2, उसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है ज़्यादा होती है पानी में, अगर हम कंपेयर करें मीथेन की। तो जो CHO4 या फिर CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा घुल जाता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मीथेन। तो स्क्रबर में क्या होता है, डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अच्छे से घुल के चला जाता है, और जो मीथेन होता है वो अलग हो जाता है। इसी तरीके से जब हम बात करें कि जब ऊपर जो गैस बचती है स्क्रबर के, वो कहीं ना कहीं जो रहती है कंसनट्रेशन जो होता है मीथेन का, वो बहुत इसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो डिजॉल्व हो रखा होता है, और जो बचता है हमारे पास वो मीथेन बचता है, और इससे हम उस तरीके से हम उसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रॉ बायोगैस था वो सबसे पहले आया हमारे कंप्रेसर पे। कंप्रेसर के थ्रू ये क्या होता है कि आगे पंप आउट करता है जहाँ पर इसको जाना होता है सेक्शन में। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो आगे कंटिन्यू जाता है, और यहाँ पर हमारे पास पहुँचता है एक स्क्रबर में, जहाँ पर हम डिफरेंट रेट से जो ऊपर से पानी गिर रहा होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर पंप होता है, और यहाँ से पानी जो होता है वो पूरा सप्लाई हो रहा होता है, और इसी के साथ यहाँ पर हम इसको भेजते हैं गैस ड्रायर में, जहाँ से हम इसको पास पूरा आगे कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे हमने बायोगैस को लिया, इस पूरे फ्लास्क या कंटेनर में डाला, ऊपर से वाटर आते रहता है और एक स्क्रबिंग एक्शन होती रहती है, और आगे जाके हमें एक पूरा बायोमीथेन जो हमारा पास गैस होता है वो पूरा मीथेन अलग होके हमें मिल जाता है वाटर स्क्रबिंग के थ्रू। इसके बाद होता है मेम्ब्रेन सेपरेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर मैं देखूँ कि जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की बनी होती हैं। इसमें क्या होता है, परमेएबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और अमोनिया को। यानी कि परमेएबल मतलब कि वो जो आर पार चले जाते हैं का जो कैपेबिलिटी होती है वो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया ये एक साइड आ जाते हैं, और जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन होते हैं वो एक साइड आ जाते हैं। और इस तरीके से जो हमारा जो एक्सट्रैक्शन होता है या फिर जो हम कहें कि क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लास बन जाते हैं, और वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो डिफरेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं होते वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम उसको मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट केमिकल प्रोसेस को, जो कि था हमारा केमिकल स्क्रबिंग, और इसको हम कहते हैं MEA यानी कि मोनोइथाइलामीन प्रोसेस। और ये जो होता है वो सबसे यूजफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास मीथेन गैस मिलती है वो कहीं ना कहीं 99.9% अप्रॉक्सीमेट इतना प्योर हमें मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है अमाइन के साथ,
जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अमाइन जो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और मीथेन जो बचता है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और इसमें जो मीथेन का लॉस होता है या फिर हम जो कहें वो कितना लॉस होता है, वो होता है कम से कम 0.1% से भी कम का जो होता है हमारे पास लॉस होता है। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक तरीके से देखें तो हमारे पास मीथेन जो होता है रीगेन हो जाता है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस होता है ये हमारा MEA प्रोसेस। अब अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट प्रोसेस को, एक ओवरव्यू ले लें, पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे किस तरीके से हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो हमने सबसे पहले पैरामीटर्स लिए, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि प्री H2S रिमूवल रिक्वायर्ड। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि हमें हमें जो डीसल्फराइजेशन करना होता है सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है, किस किस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है, किस किस में नहीं होता। क्योंकि हमने 4 प्रोसेस देखे, PSA हो गया, वाटर स्क्रबर, मोनोइथाइल देखा। मेजर ये 3 प्रोसेस को कैरी आउट करा जाता है। तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे किस बेसिस पे, प्री H2S रिमूवल पे, यानी कि हमें हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव करवाना होता है। वर्किंग प्रेशर क्या होता है, मीथेन का कितना लॉस होता है पूरा मीथेन, और कितना मीथेन हमें कंटेंट मिलता है अपग्रेडेड जो हमें प्योर मीथेन होता है, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें PSA की बात करें तो उसमें हमें H2S का रिमूवल चाहिए होता है। वहीं अगर हम वाटर स्क्रबर की बात करें तो इसमें नहीं चाहिए होता, और अगर हम MEA की बात करें तो इसमें चाहिए होता है। अगर हम वर्किंग प्रेशर की बात करें कि कितने वर्किंग प्रेशर कितने बार पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है तकरीबन इनका जो PSA और वाटर स्क्रबर का होता है वो 4 से 7 बार का होता है। और इसमें जो हमारा केमिकल रिएक्ट होता है इसमें कोई प्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं हम मीथेन लॉस की बात करें, हम चाहते हैं कि कम से कम मीथेन लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मीथेन मिले। लेकिन यहाँ देखें हम PSA और वाटर स्क्रबर में, तो यहाँ कहीं तकरीबन सबसे ज़्यादा PSA में लॉस होता है 20 से 30%, वाटर स्क्रबर में देखें 5 से 10% होता है, और जो MEA यानी कि जो बेस्ट टेक्निक होती है उसमें लेस देन 0.1% होता है। वहीं जो हमें अपग्रेडेड मीथेन बनता है वो 96% प्योर मिलता है इसमें, 97 इसमें, और हमारा जो 99 होता है वो हमें मिलता है MEA प्रोसेस में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इसको एक्सट्रैक्ट करने में, तो इसमें तकरीबन 0.25 हमारा किलोवाट आवर पर मीटर क्यूब जो हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें हम 1 मीटर क्यूब अगर हमने एक्सट्रैक्ट करा तो हमें 0.25 किलोवाट आवर का एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसमें लेस देन 0.25 और इसमें लेस देन 0.15। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो पूरा रेशियो है। और अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये हमारा जो होगा वो बेस्ट टेक्निक होगा फॉर हमारा रिमूवल ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मीथेन प्रोड्यूस करने में। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस। अब हमने देखा कि अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है और कौन कौन सी मशीन के रिक्वायरमेंट के साथ इसको फुलफिल करा जाता है। अगर हम बात करें कि हम डिफरेंट मशीन्स की, तो सबसे पहले मशीन्स जो आते हैं वो होते हैं श्रेडिंग मशीन। इसमें क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल आता है, वेजिटेबल जो वेजिटेशंस आई हैं उनको जब क्रॉप आउट करना होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़ों में बनाना होता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं श्रेडिंग मशीन को। इसके बाद हम देखते हैं बेलर मशीन्स होता है, फिर मिलिंग टेंडम होता है जिसमें मिक्स करा जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में काट के, मिक्सिंग टैंक होता है, पूरा डाइजेस्टर होता है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और पूरा एक प्योरीफिकेशन सेंटर होता है या फिर प्योरीफिकेशन सिस्टम का है, और आखिर में हम इसको पूरा गैस को स्टोर करके रखते हैं, वो होता है हमारा गैस स्टोरेज टैंक्स। तो ये तो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन जिनकी रिक्वायर्ड होती है। अब एक्चुअल में इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है वो हम देखते हैं एक वीडियो के थ्रू। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम बायोगैस बनाते हैं और उससे बायो CNG में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये एग्रीकल्चर वेस्ट है। और अगर डिफरेंट हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो जो मेन वेस्ट था हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट हुआ, किचन वेस्ट हुआ, वेजिटेबल वेस्ट हुआ, तो इन सबको हम यूज़ करते हैं और आगे भेजते हैं बायोगैस प्लांट्स में। अब अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक ओवरव्यू है किस तरीके से प्लांट दिखता है, जहाँ पर डिफरेंट डाइजेस्टर्स लगे होते हैं जो कि आगे हमारे पूरे बायोगैस को बनाने में मदद करते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोडिंग करी हुई है, या फिर हम कहें कि जो हमारा वेजिटेशन से बचा हुआ पार्ट है, हस्क जो बचा हुआ है, उसको हम लेते हैं और डिलीवर करते हैं हमारे बायोगैस प्लांट्स में। इन रॉ मटेरियल्स को हम बेचते हैं। सबसे पहले हम इसको श्रेडिंग करते हैं, और जो हमारा जो कंपोस्ट, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो हमारा क्रॉप्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक किचन वेस्ट होता है, उन सबको हम पहले कंप्रेस करके आगे श्रेडिंग में भेज के हम इसको कंपोस्ट करते हैं, और आगे फिर हम इसको डाइजेस्टर में कैरी आउट करते हैं, बेचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े साइलॉज हैं जो कि स्टोर करते हैं और डाइजेस्टर के तौर पे एक तरीके से एक्ट करते हैं। यहाँ पर श्रेडिंग हुई है डिफरेंट और रॉ मटेरियल्स की, और जब ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, इनका स्लरी बना के हम इसको आगे डाइजेस्टर में भेज देते हैं, जहाँ पर एनारोबिक जो प्रोसेस होता है वो पूरा कैरी आउट होता है इन सब डाइजेस्टर्स में बड़े बड़े।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा प्योरीफिकेशन जो सिस्टम है वो पूरा PSA वाला जो सिस्टम है वो पूरा लगा होता है, और स्पेसिफिक जो इसमें पूरे एक सैंपल जो होता है पूरा उसको जांच करा जाता है। टेस्ट लैब्स होती हैं जिसपे हम पूरा देखते हैं कि किस तरीके से वो हर एक पैरामीटर्स पे सक्सेसफुल कैरी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट जो गैस बनती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो मॉइस्चर बनता है उसको हम प्योरीफाई करते हैं। और प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास ये पूरा फिल्टरिंग प्लांट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है या फिर MPSA जो प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट टावर्स लगे होते हैं, और वो पूरा फिल्टर आउट करते हैं। एक बार जब डाइजेस्टर से गैस आती है और इनके थ्रू जब पास होते हुए जाती है तो ये पूरा डिफरेंट फिल्टर आउट करके हमें मीथेन मिलती है। और जब हमारे पास मीथेन मिल गई तो हम इसको पूरा हाईली कंप्रेस्ड, ये आप देख सकते हैं कि जो पूरा लाइन जा रही है, रेल जा रहा है पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कनेक्ट हो रखा है एक दूसरे से। और ये हमारे पास स्टोरेज सिलेंडर्स हैं। अब इन जो ऊपर पाइपलाइंस है वहाँ पर हमारे जो होती है वो बायो CNG होती है, मीथेन होती है, और वो प्रेशराइज पूरा सील प्रूफ जो होता है और वो हर एक कंटेनर में भरता हुआ जाता है। और जब ये पूरा भर जाता है हम इसको टाइट करते हैं, पैक करके हम इसको आगे सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो हमारा जो स्लरी बचा है, यानी कि जो डाइजेस्टर पार्ट होता है, तो एक हमारा डाइजेस्टेड पार्ट भी था जहाँ पर हम स्लरी को सुखाते हैं और जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बचता है उससे हम आगे उसको डाइजेस्ट में भेज देते हैं। यहाँ पर ये पूरा एक स्लरी फॉर्म है, इसको जब ये सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ये एक तरीके से पूरा एक डाइजेस्टर जो डाइजेस्टेड बनता है उसमें आप देख सकते हैं सॉलिड फॉर्म में बनता है। और जब ये सॉलिड फॉर्म में बन गया, जो हमारे इसको हम एज अ खाद यूज कर सकते हैं, या फिर आप नीचे देखेंगे कि किस तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। और ये सॉलिड पार्ट्स जो हैं, यानी कि ये सॉलिड ब्लॉक्स जो हैं, ये है हमारे बायोमास ब्रिकेट्स। अब ये बायोमास ब्रिकेट्स जो होते हैं वो एक तरीके से हमारा कोल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हमने एक तरीके से ऑर्गेनिक हमारे पास एक बर्निंग का हमने थिंग बनाया है, यानी कि ब्लॉक बनाया है। ये जो बायोमास ब्रिकेट्स होते हैं ये आगे यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमें कोल या पेट्रोलियम से हम इसको जला के, हम थर्मल जो प्लांट्स थे वहाँ पर हम कोल का यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने इसको ऑर्गेनिकली कन्वर्ट करा और हमने उसके जो बचे हुए पार्ट्स थे, यानी कि जो बचा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट था, उससे हमने बायोमास ब्रिकेट्स के ऐसे सॉलिड पार्ट्स बना के हम आगे उसको बेच सकते हैं, और जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से हमने एक बायोगैस से, मतलब कि बायोगैस हमने लिया पहले और उससे हमने फ़िल्टर आउट करा और फिर हमने बायो CNG बनाया। तो आप इस प्रोसेस को पूरा समझ के अच्छे से रिसर्च करके स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, और जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट करेंगे उतनी आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, एक्सपर्टीज़ होगी, और आप उससे लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ इनोवेटिव आइडिया की, जो कि है हमारा प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक। जी हाँ, अभी तक जो प्लास्टिक था जिसको हम वेस्ट कंसिडर कर रहे थे, उससे हम बनाने जा रहे हैं ईट, यानी कि ब्रिक। अभी तक हमने जब भी अगर हम प्लास्टिक को देखते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो हमने देखा होगा कि डिफरेंट हमारे पास टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, मग्स हैं, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, लेकिन ये सब जो प्लास्टिक बने थे ये बने थे हमारे वर्जिन प्लास्टिक से। लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं वर्जिन प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम यूज़ कर रहे हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक को, यानी कि वो प्लास्टिक जो कि डिस्कार्ड करे गए हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में फेंके गए हैं, जिसको कोई नहीं देख रहा, जिसको एक कूड़ा या कचरा की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, उसको हमने लिया, हमने उसमें वैल्यू एडिशन करा और उससे हम बना रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आगे दूसरे लोगों को भी रिक्वायरमेंट होती है, और वो है हमारा ब्रिक। और किस तरीके से ये यूज़फुल होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब हम समझते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले हम प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक को। तो प्लास्टिक जिसको हम एज अ वेस्ट कंसिडर कर रहे थे, जो कि हमारे पास एक हजार्डियस मटीरियल है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारे इंडिया के लिए, बल्कि अराउंड द ग्लोब भी ये बहुत बड़ी मेजर कंसर्न है, उससे हम बनाने जा रहे हैं प्लास्टिक ब्रिक। और इससे क्या होता है कि प्लास्टिक ब्रिक्स जो हो रहे हैं वो इसको अलाउ कर रहे हैं रिसाइकल करने के लिए फर्दर। वो सारे प्लास्टिक्स जो हमने कहीं डिस्कार्ड कर दिए थे, फेंक दिए थे, जिसको कहीं ना अगर हम देखें रोड पे जो एनिमल्स या फिर गायें जो होती हैं उसको कंज्यूम करती रहती हैं और उनके पेट को भी इफेक्ट करता रहता है, और वो उनकी जो डेथ होती है कहीं ना कहीं मेजर रीज़न होता है ड्यू टू द इंक्रीज प्लास्टिक का कंजम्पशन से। और उसको अब अवॉइड करते हैं और प्लास्टिक ब्रिक्स को बनाते हैं। इसके साथ ही हम इसका यूज़ कर रहे हैं, बेटर यूज़ कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का, डिफरेंट जो रिसोर्सेज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं। और एक टेक्नोलॉजी का या फिर हम कहें कि एंटरप्रेन्योर का जो पूरा होल माइंडसेट है वो यही है किस तरीके से हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करें और एक प्रोडक्ट बनाएं जिसको हम डिफरेंट हमारे पास जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन है इंडिया की या फिर अराउंड द ग्लोब, उसको सेल आउट कर सकें और उसके थ्रू हम एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकें। इसके साथ हम एक मेजर कंसर्न को भी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम वेस्ट टू वेल्थ। तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट को भी डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसके साथ हम अपना वेल्थ भी बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इंडिया का यूथ है, जो अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो
एक जॉब सीकिंग से बन के हट के एक जॉब क्रिएटर बन रहा है, तो उसको भी सारी अपॉर्चुनिटी को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और ऐसे ही हम प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, प्लास्टिक ब्रिक्स के बारे में। इसके हम और इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफ़ी लाइट इन वेट होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा जो नॉर्मल सीमेंट और सैंड से बनता है हमारा ब्रिक, वो काफ़ी हैवी होते हैं। और कहीं अगर हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए या फिर कोई प्लेटफॉर्म के लिए बनाने के लिए चाहिए, जैसे गार्डन के साइड वॉक्स होते हैं, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उनके पास वेरियस डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आई सेक्शन का है डिज़ाइन, इसी तरीके से कोई जिगजैग होते हैं, कोई हेक्सागोनल होते हैं, और डिफरेंट आप जिस तरीके का मोल्ड लिया है आपने उस तरीके के आप इस ब्रिक्स को बना सकते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ भी ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक से होते हैं, हम प्लास्टिक में इसमें और भी जो हमारे कंक्रीट्स होते हैं, सैंड होते हैं, उसको बना के उसको इन्वॉल्व करके हम इसको आगे एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छी पूरा इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो चलिए समझते हैं हमारे प्रोसेस को कि किस तरीके से प्लास्टिक से हम वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं, एक ब्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसेस देखूँ तो वो होता है हमारे सबसे पहले कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। अब डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो प्लास्टिक होती है, उनको हम कहाँ से उठा सकते हैं या फिर हम कहें कहाँ से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें प्लास्टिक मटेरियल, वैसे तो प्लास्टिक हमारे आप देखेंगे कि हर जगह वो फैला हुआ है, रोड पे भी फैला हुआ है, डिफरेंट हमारे हाउस होल्ड्स में भी रहता है। लेकिन अगर हम बात करें मेजर कंसर्न की, तो हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज से जहाँ से उनका वेस्ट हो रहा है, हॉस्पिटल्स वेस्ट से, इंडस्ट्री वेस्ट से, और हमारा जो फूड की जो पैकेजिंग होती है और वहाँ से भी जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है उनको हम ले सकते हैं। जो हम यानी कि हम जो बोरी होती है, बोरी यानी कि कट्टे होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, और वो जब सीवेज में प्रॉब्लम होता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और कहीं ना कहीं उससे जो वाटर का फ्लो हो रहा होता है सीवेज या पाइपलाइन में, वहाँ पे भी वो अटक जाता है, और उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें और कन्वर्ट कर सकते हैं उसको एक वेल्थ बनाने के लिए, अच्छे से यूज़ करने के लिए और ब्रिक्स बनाने के लिए। इसके साथ ही हम देखें पैकेजिंग और प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं वो भी LDPE कैरेक्टर्स उसमें प्लास्टिक्स में आती है ग्रेड्स में, और डिफरेंट ग्रेड्स के भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक था जिनको हम बैन कर रखा है अभी गवर्नमेंट ने, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दिख रहा है कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, और उसको हम रिसाइकल करके हम उसको ब्रिक्स बना के उसको आगे फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे हमने मटेरियल को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है, हमारा दूसरा प्रोसेस आता है वो क्लीनिंग ऑफ मटेरियल। अब क्लीनिंग ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले हमने जो डिफरेंट साइट्स से हमने प्लास्टिक उठाई है, उसमें माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। अगर हम हॉस्पिटल से बात करें, वहाँ से हमने उठाया है, कहीं रोड पे से उठाया है, तो हमारे वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स में रहता है, टच में रहता है, गंदगी रहती है, तो सबसे पहले उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हम उसको पहले डालते हैं मशीन्स में, जो कि एक हाई प्रेशर मशीन होती है जहाँ पर एक रोलर चल रहा होता है, फ़ैन, और वो क्या करता है, एक साइड से हम उसको इनपुट डालते हैं और दूसरे साइड से वो फ़ैन के थ्रू उसको बाहर फेंकता है, पॉलीथीन्स को और जो बैग्स होते हैं, और एक हाई प्रेशर क्लीनिंग उसमें फुलफिल करी जाती है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है नेक्स्ट, वो होता है हमारा बैचिंग। अब बैचिंग मतलब होता है बैचेस बनाना, मतलब कि जब ईट हम बनाते हैं या जो हम ब्रिक्स बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है। मान लीजिए हमने कोई ईट या ब्रिक्स बनानी है, तो हमें पता होगा कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ हमें कंटेंट चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ सैंड चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ सीमेंट चाहिए, और कितना परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक्स चाहिए। तो उसका पूरा एनालाइज करना, उसको कितने अमाउंट में रखना, वो सारा प्रोसेस आता है हमारा बैचिंग में। मतलब एक बैच बना रहे हैं हम ईट का, तो उसके लिए हमें कितना चीज़ चाहिए होगा वो सारा हम इसमें रखते हैं। और इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी हमारा जो वेस्ट है उसको हमने पूरे अच्छे तरीके से रिमूव कर रखा है या नहीं। मतलब प्लास्टिक ही होना चाहिए उसमें, कहीं अगर हमारे पास कांच के टुकड़े ना हो जो आगे हार्म करें, और जो प्रोसेस पूरी जो क्ले बन रही है, जो पूरा ब्रिक्स बन रहा है, वो पूरा अच्छे तरीके से बन नहीं पाएगा। तो वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, ग्रेड करते हैं, और उसके बाद हम उसका पूरा सैंपल को चेक करते हैं, उसमें वाटर कंटेंट कितना है, और वो सारा पूरा चेक करके एक पूरा बैच तैयार करते हैं, और फिर आगे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद होता है हमारा मिक्सिंग। अब मिक्सिंग क्या होता है, अब हमने प्लास्टिक को सेपरेट कर लिया है, प्लास्टिक ले लिया, अब उस प्लास्टिक से हम डिफरेंट मटेरियल्स डालते हैं, उसके अंदर हम सैंड डालते हैं, स्टोन्स डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहे। तो जो हमारा कुछ परसेंटेज होता है, मान लीजिए अगर फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन अगर हमने 50% सैंड और सीमेंट डाला है, 20% हमने कंक्रीट डाला, तो हमने कहीं ना कहीं 30% जो है हमने प्लास्टिक को यूज़ करा। तो डिफरेंट हम जो पूरी मिक्सिंग करते हैं, पूरी यूनिफॉर्म मिक्सिंग करते हैं, ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और यही हमें इंश्योर करना होता है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से मिक्स हुआ होगा तो अच्छे तरीके से पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है, मोल्ड पूरे अच्छे तरीके से बनेगा, और आगे वो क्योरिंग भी अच्छे तरीके से होगी उसकी। और दो तरीके की मिक्सिंग होती है, हम उसको हैंड के थ्रू भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर हम उसको मैकेनिकल मिक्सिंग भी कर सकते हैं।
जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेटर्स लगे होते हैं और उसको पूरा यूनिफॉर्म मिक्सिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मेन जो हमारा मेजर कंसर्न होता है वो होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सिंग होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि जो हर ब्रिक्स जो बन रही है वो हर एक शेप की जो है वो बिल्कुल सेम लगे, अलाइक लगे, और उसके जो हर एक ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से तरीके से बन पाए। अब जो हमारा प्रोसेस होता है डिफरेंट, हमें जो शेप देनी होती है वो आती है हमारे मोल्ड्स के थ्रू, डिफरेंट मोल्ड्स के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोल्ड्स है। इसी तरीके से हमें अगर हेक्सागोनल चाहिए तो हम हेक्सागोनल मोल्ड्स लेते हैं, और अगर हमने मोल्ड्स चेंज करे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बन सकती हैं। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी पूरी मिक्सिंग हो जाती है, प्रॉपर मिक्सिंग, तो हम उसको मोल्ड्स में डालते हैं, उसको हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे जिगजैग हो गया, हेक्सागन हो गया, और फिर हम उसको वेट करते हैं प्रॉपर पूरा एब्जॉर्ब कर ले, वो अच्छा से पूरे हर एक कोने में पहुंच जाए, और फिर उसको हम क्योर करते हैं, ड्राई करते हैं सनलाइट में, या फिर हम डिफरेंट चैम्बर्स में रख के उसको पूरा क्योर करते हैं। तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हमने प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, बनाते हैं। लेकिन मशीन जो यूज़ होती हैं वो होती है हमारी सबसे पहले क्लीनिंग मशीन। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इनलेट हैं, एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है। तो यहाँ से हम हमारे इनपुट भेजते हैं, जो गंदगी जो प्लास्टिक्स हैं वो यहाँ पूरा प्रोसेस होती है, हाई फैन लगा होता है यहाँ पर, और यहाँ से वो बाहर निकलती जाती हैं। वहीं अगर हम दूसरा प्रोसेस देखें तो वो होता है हमारा श्रेडिंग प्रोसेस। श्रेडिंग मशीन में जाता है। श्रेडिंग मशीन में क्या होता है कि जितने भी हमारे जो प्लास्टिक बैग्स थे उन सबको हम छोटे टुकड़े में करना होता है, क्योंकि अच्छी मिक्सिंग करनी होती है। और उन मिक्सिंग करने के लिए हम पहले इसको डालते हैं इस पूरे श्रेडर में। ये हॉपर है, यानी कि जो इसका बड़ा सा मुंह है, यहाँ पर इसमें डालते हैं। यहाँ पर हमारे मोटर्स लगी होती है, हाई स्पीड मोटर्स, और यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट में आते हैं ये पूरा कट जाते हैं, और एक बारीक बारीक साबुत जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें प्लास्टिक ये बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंक्रीट मिक्सचर, जहाँ पर हम आरसीसी या फिर जो हमारा जो सीमेंट होता है उसमें जो कंक्रीट्स होते हैं उनको पूरा मिक्स करते हैं। इसमें हम प्लास्टिक को भी डालते हैं। ये जो टुकड़े थे हमारे यहाँ पर इस प्रोसेस में बने हैं, इन सब टुकड़ों को इसमें डालते हैं, अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्सिंग करते हैं, और ये पूरा कैरी आउट करते हैं हम कंक्रीट मिक्सचर में। इसके बाद हम इसको मोल्ड्स में डालते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड्स होते हैं, किसी भी टाइप का आप मोल्ड्स ले लें, और मोल्ड्स में डालने के बाद आप उसको अच्छे से वेट करते हैं और सनलाइट में क्योर करते हैं। तो ये पूरा मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्री में, वो हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो देखते हैं हम किस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक ब्रिक बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरी है, डिफरेंट प्लास्टिक्स हैं जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स भी हैं, दूध के पैकेट्स हैं, और वेफर घी के पैकेट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, बोरीज हैं, और डिफरेंट तरीके के रॉ मटेरियल्स हैं। यहाँ पर आप इन सब का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक वेस्ट के तौर पे कंज्यूम करा गया था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये जो मशीन है ये होती है हमारी पूरी एक क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पर 2 इनलेट है, एक इनलेट यहाँ पर है और एक आउटलेट यहाँ पर है, मतलब 2 पोर्ट है। यहाँ पर से हमारा जो रॉ मटेरियल था, यानी कि जो वेस्ट था, उसको हमने कलेक्ट करा, यहाँ से इनपुट करा, और यहाँ से ये फैन लगा होता है हाई स्पीड, वो इसके थ्रू बाहर निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब आखिरी में प्रोसेस हो गया है तो वो अपने हाथ से जो कैरी आउट कर रहे हैं उसको निकाला जा रहा है। इसके बाद निकालने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है उसका होता है श्रेडिंग। श्रेडिंग में क्या होता है कि डिफरेंट इन्होंने जो रॉ मटेरियल्स थे साफ़ होने के बाद उसको डाला, और छोटे छोटे साबुत टुकड़ों में इनको ले लिया, जहाँ से डिफरेंट ब्लेड्स लगे होते हैं, हाई स्पीड ब्लेड रोटेट करते हैं, और ये कुछ ऐसे टुकड़े बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जितना अच्छे से ये यूनिफॉर्म साइज़ में कटे होंगे, टूटे होंगे, उससे ही अच्छी ज़्यादा मिक्सिंग होती है, हमें मिलती है। अब ये मिक्सिंग होने के बाद ये जो हम इसको जो छोटे छोटे टुकड़े हमें मिले हैं इसको हम मिक्सर करते हैं, यानी कि हम इसको हमारा जो कंक्रीट मिक्सर होता है उसमें डालते हैं, जो पूरा एक हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है, जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डालते हैं। जैसे कि हो गया हमारा कंक्रीट हो गया, जैसे कि हमने यहाँ देखे कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, और पानी डाला, तो एक प्रॉपर मिक्सर बनाते हैं, उसको पूरा तैयार करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, और आखिर में इसको डंप कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें पूरा हर चीज़ हमारे पास मिक्स है, जिसमें कंक्रीट भी है, सीमेंट भी है, प्लास्टिक्स भी हैं, वो सारे जो एक तरीके से वेस्ट कंसीडर करे गए थे। इसके बाद हम मोल्ड तैयार करते हैं। ये हमारा देख सकते हैं मोल्ड में हम लेयर्स बना रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहले एक लेयर बनाई, उसके बाद जो हमारा तैयार किया था मटेरियल उसको हमने डाला, और ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है वो वाइब्रेट करता हुआ जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी एयर बबल्स जो बन रहे होते हैं वो बबल्स जो होते हैं वो बनते नहीं हैं, और जो मोल्ड्स में जो हमारा ये जो
इनपुट है, जो हमारा जो मिक्सर तैयार करा गया है वो पूरे तरीके से चारों तरफ फैल जाता है और हर एक कॉन्टैक्ट जो है वो अच्छे तरीके से बनता है। तो ये पूरा इसलिए वाइब्रेट करता हुआ जाता है। और ये है हमारा मोल्ड, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड्स हैं और मेज़र इस तौर पे आपने देखा होगा किस तरीके से ये बनते हैं। और जब वो मोल्ड से बन जाते हैं तो हम इसको धूप में रखते हैं क्योर होने के बाद, और हमारे पास कुछ फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का बनता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितने अच्छे से तरीके से हमने प्लास्टिक को यूज़ करा, जो एक तरीके से वेस्ट कंसीडर करा जाता था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट लिए, जहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी है, हमारा जो बॉटल्स का वेस्ट है या फिर प्लास्टिक है, पन्नी है, जो दूध की पन्नी है, घी के पन्ने हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है, उनको हमने अच्छे से साफ़ करा, हमने उसको श्रेडिंग करी, हमने मिक्सिंग करी, कंक्रीट मिक्सर करा, और हमने एक मोल्ड तैयार करके इतना अच्छा आपने रिसोर्सेज बनाया, ब्रिक्स बनाया, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप बेच सकते हैं। क्योंकि आपके रॉ मटेरियल के तौर पे आपको कोई भी खर्चा या फिर हम कहें ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आपने इसको एक तरीके से रॉ मटेरियल जो एक तरीके से फेंका गया था, स्क्रैप माना गया था, उसको यूज़ करा है और इसको आपने एक प्रोसेस करके इतने अच्छा लुक दिया और ब्रिक बनाया। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो देखा आपने किस तरीके से हमने वेस्ट को वेस्ट ना समझ के उसमें वैल्यू एडिशन करा और एक हमने वेल्थ कन्वर्ट करा, जिससे कि आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जो आप लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और सच्चा एंटरप्रेन्योर वही है जो डिफरेंट रिसोर्सेज को ले, प्रॉब्लम को समझे, उस पर काम करे और एग्जीक्यूट करे और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को अपने लोगों तक पहुंचा सके। और उसके साथ आप ऐसे ही कुछ बिजनेस, क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को बना सकते हैं और एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।